हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय अभी तक हमने जो यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स वन लाइनर बुक्स है, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने गुप्त एंड गुप्तोत्तर प्राचीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास में हमने गुप्त एंड गुप्तोत्तर तक के टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया है। गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल के जो हर्षवर्धन, ये जो पुष्यभूति वर्धन वंश का कार्यक्रम था, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रह गए थे, तो ये 2 पार्ट में हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें अभी तक हमारे 29 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं प्राचीन इतिहास के, और ये 30 और 31 पार्ट में हमारा पुष्यभूति वर्धन वंश कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 32 पार्ट से हमारा दक्षिण भारत का इतिहास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें संगम वंश, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, जो कि यहाँ ये बहुत कठिन टॉपिक रहता है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे भी जाते हैं, तो उसको भी एक्सप्लेन के साथ फिर हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए, जो पुष्यभूति और वर्धन वंश से क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसका एक पार्ट आज ये कंप्लीट हो जाएगा और एक पार्ट और लेके आएंगे, उसमें सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन तीनों शासक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चनों को, पुष्यभूति या वर्धन वंश को। तो गुप्त साम्राज्य के पतन लगभग 500 ईस्वी पूर्व के पश्चात जो है उत्तर भारत के किस शक्तिशाली राजवंश का उदय हुआ था? तो जो पुष्यभूत, जिसे वर्धन वंश के भी नाम से जाना जाता है, इस राजवंश का उदय हुआ था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यभूत ने की थी। वर्धन राजवंश की स्थापना की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो थानेश्वर थी, जो कि हरियाणा में है। बाणभट्ट के अनुसार वर्धन वंश का आदि पुरुष कौन था? तो आदि पुरुष जो है पुष्यभूति था। गुप्त राजवंश के पश्चात के राज्य देख लीजिए, इधर राज्य हैं और उधर उनके राजवंश हैं। तो थानेश्वर में कौन सा राजवंश था? तो पुष्यभूत, जिसे वर्धन वंश कहते हैं। कन्नौज में मौखरी वंश था। मगध मालवा में उत्तरवर्ती गुप्त वंश था। बंगाल में गौड़ वंश था और सौराष्ट्र में मैत्रक वंश था। दक्षिण भारत में वाकाटक वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश थे, जो कि आगे हम दक्षिण भारत को स्टार्ट करेंगे, उसमें सारे ये क्वेश्चन टॉपिकों को हम कंप्लीट करेंगे। सिंध क्षेत्र में जो है क्षेत्रीय राजवंश स्वतंत्र राजवंश था, और कामरूप में भी क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। कश्मीर में भी क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। नेपाल में भी क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। उड़ीसा में भी क्षेत्रीय स्वतंत्र राजवंश था। वर्धन वंश की जानकारी के स्रोत देख लीजिए, इधर के साहित्यिक स्रोत हैं। जो बाणभट्ट थे, जो कि राजकवि थे, इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की साहित्यिक स्रोत लिखा था। ह्वेनसांग, जो कि चीनी यात्री था, जिसे तीर्थों का राजकुमार भी कहा जाता था, इसकी जो है साहित्यिक स्रोत था सीयू की, जिसमें इसने यात्रा का विवरण जो है दिया था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प ने जो है महायान बौद्ध ग्रंथ लिखा था, और कल्हड़ की राजचंद्री थी। हर्ष के ग्रंथ थे प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली थे। इनकी पुरातात्विक स्रोत देख लीजिए, जो ऐहोल प्रशस्ति है 634 ईस्वी पूर्व का है। उसमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि रविकीर्त द्वारा निर्मित हुआ था। और बाशखेड़ा जो ताम्रपत्र लेख है, जो कि 628 ईस्वी पूर्व का है, यह शाहजहांपुर के उत्तर प्रदेश से प्राप्त हर्षकालीन स्रोत है। इसके आगे क्वेश्चनों को देख लीजिए। जो मधुबन ताम्रपत्र लेख है वो 631 ईस्वी पूर्व का है, जो कि आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हर्षकालीन स्रोत ये भी है। नौशारी ताम्रपत्र लेख जो 706 ईस्वी का है, और हर्ष द्वारा बल्लभी शासक ध्रुव भट्ट के विरुद्ध विजय का उल्लेख मिलता है, और हर्ष को इसमें परमेश्वर कहा गया है। नालंदा से प्राप्त मिट्टी की जो मोहरें प्राप्त हुई हैं, मोहरें मिली हैं, उसमें जो है इसमें महाराज राजवर्धन प्रथम से हर्षवर्धन तक की वंशावली दी गई है। सोनपत से प्राप्त ताम्रपत्र से जो मुहर मिली है, उसमें हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है। और भिटौरा मुद्रा भांड जो है फैजाबाद जिले उत्तर प्रदेश से विशाल रजत मुद्रा भांड जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। वर्धन वंश के प्रमुख शासक देख लीजिए। पुष्यभूति थे,
वर्धनवंश पुष्यभूति वंश के संस्थापक जो है किसे माना जाता है? पुष्यभूति को ही माना जाता है। पुष्यभूत किस वंश के अधीनस्थ सामंत पदाधिकारी थे? तो गुप्त वंश के अधीनस्थ या सामंत पदाधिकारी थे। पुष्यभूत किस शैव या शिव संत से प्रभावित थे? तो भैरवाचार्य से जो है, जो ये शैव या शिव संत थे, इनसे जो है प्रभावित थे। नालंदा से प्राप्त मोहरों के अनुसार किसे वर्धन वंश का प्रथम शासक माना गया है? तो नरवर्धन को जो है प्रथम शासक माना गया है। पुष्यभूति के इतिहास का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जो बाणभट्ट की जो हर्षचरित है, इसमें जो है पुष्यभूति के इतिहास का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों एवं सोनपत और नालंदा से प्राप्त मुद्राओं से वर्धन वंश के किन शासकों के नाम प्राप्त होते हैं? तो इसमें नरवर्धन है, फिर राजवर्धन है, आदित्यवर्धन है, प्रभाकर वर्धन है। किस ग्रंथ में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की तुलना चंद्र तथा मौखरी वंश की तुलना सूर्य से की गई है? तो जो बाणभट्ट का हर्षचरित है, उसमें जो है पुष्यभूति की तुलना जो है चंद्र से तथा मौखरी वंश की तुलना जो है सूर्य से की गई है। वर्धन वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों के मत देख लीजिए। ह्वेनसांग जो है फीसो वैश्य जाति के थे, R.S. त्रिपाठी वैश्य जाति के, V.S. घोषाल जो है क्षत्रिय जाति के बताया था, और K.P. जायसवाल इन्होंने क्षत्रिय जाति के बताया था, पीटरसन ने भी क्षत्रिय जाति के बताया था, और N. राय ने जो है चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया था। इनके अभिलेख तथा मोहरों पर हर्ष के पूर्वजों के नाम देख लीजिए। नरवर्धन, वज्रणी देवी, राज्यवर्धन प्रथम, अप्सरा देवी, और आदित्यवर्धन जो है महासेन गुप्ता देवी, उत्तरवर्ती गुप्त जो है दामोदर गुप्त की पुत्री तथा महासेन गुप्त की बहन थी। प्रभाकर वर्धन को आइए हम पढ़ते हैं, प्रभाकर वर्धन से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को। तो प्रभाकर वर्धन वंश के स्वतंत्र संस्थापक किसे माना जाता है? तो प्रभाकर वर्धन को जाना जाता है। वर्धन वंश का जो है वास्तविक स्वतंत्र संस्थापक जो है प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उच्च सम्मानपरक उपाधियों को धारण किया था? तो इन्होंने परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज की उपाधियों को धारण किया था। बाणभट्ट ने हर्षचरित ग्रंथ में किस शासक को होड़, हरण, केसरी तथा सिंधु राज्य और संज्ञाओं से संबोधित किया था? तो प्रभाकर वर्धन को संबोधित किया था। प्रभाकर वर्धन का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यशोमती के साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थीं? तो 3 संतानें थीं। प्रभाकर वर्धन के 3 संतानों में राजवर्धन, हर्षवर्धन एवं राजश्री थी। राजश्री जो पुत्री थी, और 2 इनके पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये कन्नौज के जो मौखरी शासक ग्रहवर्मा थे, उनके साथ जो है इनका विवाह हुआ था। वर्धन वंश के किस शासक के समय होड़ों का आक्रमण हुआ था? तो प्रभाकर वर्धन के समय होड़ों का आक्रमण हुआ था। प्रभाकर वर्धन ने होड़ों के विरुद्ध अपने किस पुत्र को उत्तरापद भेजा था? तो राजवर्धन को जो है उत्तरापद भेजा था। प्रभाकर वर्धन अपने पूर्वजों की भांति किस देवता के उपासक थे? तो सूर्य देवता के उपासक थे। प्रभाकर वर्धन का प्रसिद्ध राजवैद्य कौन थे? तो रासायन तथा सुसेन जो है इनके प्रसिद्ध राजवैद्य थे। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत कौन सी पत्नी उनकी सती हो गई थी? तो यशोमती जो है उनकी पत्नी सती हो गई थी। प्रभाकर वर्धन के समकालीन मौखरी शासक कौन थे? तो अवंतिवर्मा थे। बाणभट्ट ने किसे होड़, हरण, केसरी कहा था? तो प्रभाकर वर्धन को जो है होड़, हरण, केसरी कहा था। प्रभाकर वर्धन की कुछ प्रमुख संज्ञाएं देख लीजिए। होड़, हरण, केसरी, होड़ रूपी हरण के लिए सिंह के समान, और सिंध राज जुरो जो है सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर के समान। गुर्जर प्रजाकर जो है गुर्जर को चैन से न सोने देने वाला जो है गुर्जर प्रजाकर जो है इसकी प्रमुख संज्ञा थी। और गंधित जो है गंधार राजा रूपी मस्त हाथी के लिए जो है जलता हुआ बुखार जो है इसका संज्ञा थी। लाट पाट व पाट चरो जो है लाट देश की चालाकी का अंत करने वाला जो है इसकी संज्ञा थी। राजवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन।
प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के उपरांत वर्धन वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजवर्धन आसीन हुए थे। राजवर्धन की माता तथा पिता का नाम क्रमशः क्या था? तो यशोवंती माता थी और प्रभाकर वर्धन जो है इनके पिता थे। राजवर्धन के समकालीन मालवा का शासक कौन था? तो देवगुप्त था। राजवर्धन के समकालीन कन्नौज का शासक ग्रहवर्मा था। राजवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। राजवर्धन के समकालीन बंगाल का शासक कौन था? तो गौड़ शासक शशांक थे। और कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो मालवा के शासक देवगुप्त के द्वारा की गई थी। राजवर्धन की बहन राजश्री को किसने कैद कर कारागार में डाल दिया था? तो मालवा के शासक जो देवगुप्त थे इन्होंने कैद कर कारागार में डाल दिया था। मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर किसके द्वारा की गई थी? तो वर्धन वंशी शासक राजवर्धन के द्वारा की गई थी। वर्धन वंशी शासक राजवर्धन की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो गौड़ शासक शशांक के द्वारा फिर राजवर्धन की हत्या की गई थी। किस अभिलेख में राजवर्धन को परम सौगात बौद्ध धर्म का अन्यायी कहा गया? तो मधुबन व बांसखेड़ा दान जो है लेख है, इससे जानकारी प्राप्त होती है कि इसमें जो है राजवर्धन को परम सौगात या बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा गया। उसके बाद जो है इनके भाई हुए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 से 647 ईस्वी था, जो कि एक महान प्रतापी शासक थे। राजवर्धन के पश्चात वर्धन वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो हर्षवर्धन आसीन हुए थे। हर्षवर्धन के माता पिता का नाम यशोमती और प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? 590 ईस्वी में हुआ था। हर्षवर्धन कितनी वर्ष की आयु में शासक बने थे? तो 16 वर्ष की आयु में शासक बने थे। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है, यहाँ इनकी राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य के पतन के उपरांत उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हुई थी। हर्षवर्धन के राज्यारोहण की तिथि क्या थी? तो 606 ईस्वी थी। और हर्ष संवत किसके द्वारा चलाया गया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा चलाया गया था। हर्षवर्धन किस धर्म के उपासक थे? तो शिव या शैव तथा बौद्ध धर्म के उपासक थे। हर्षवर्धन के ज्येष्ठ भाई का क्या नाम था? तो राजवर्धन था। हर्षवर्धन के साम्राज्य का महासेनापति कौन था? तो सिंहनाद था। राज्यारोहण के समय हर्ष के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ थी? तो शशांक को मारकर बड़े भाई राजवर्धन की हत्या का बदला लेना इनके सामने ये भी चुनौती थी। राजश्री को कैद से मुक्त कराना तथा कन्नौज पर अधिकार करना ये भी इनके सामने चुनौती थी। हर्षवर्धन को किसके द्वारा बड़े भाई राजवर्धन के गौड़पति शशांक द्वारा हत्या का समाचार प्राप्त हुआ था? तो जो कुंतल नामक अश्वारोही थे तो उन्होंने ये जानकारी दी थी। हर्षवर्धन का युद्ध सचिव कौन था? तो अवंती जो है इनका युद्ध सचिव था। हर्ष का गज सेना नायक कौन था? तो स्कंद जो है इनका गज सेना नायक था। हर्षवर्धन की विजय यात्रा में सर्वप्रथम किस राजा ने सहायता हेतु प्रस्तुत हुआ था? तो कामरूप के शासक भास्कर वर्मा जो है इनके सहायता हेतु जो है प्रस्तुत हुए थे। हर्षवर्धन की बहन राजश्री को खोजने या ढूंढने में किसने सहायता की थी? तो दिवाकर मित्र ने जो है सहायता की थी। किस शासक ने वर्धन साम्राज्य की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की? तो हर्षवर्धन ने ही स्थानांतरित की थी। और हर्षवर्धन अपने समकालीन बल्लभी गुजरात के किस शासक को पराजित किया था? तो ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। हर्षवर्धन किस चालुक्य वंशीय शासक को पराजित हुआ था? तो हर्षवर्धन जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे इनसे पराजित हुए थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध या संघर्ष का विवरण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो जो ऐहोल प्रशस्ति है इससे जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रविकीर्त के द्वारा की गई थी। और हर्ष ने किस विश्वविद्यालय में विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को इन्होंने विशेष संरक्षण प्रदान किया था। हर्ष के काल में जो है किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्ष के काल में जो हेन सॉन्ग जो है चीनी यात्री था उसने भारत की यात्रा की थी। हर्षवर्धन किस शासक से पराजित हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था, जो कि चालुक्य शासक था। हर्ष की पराजय की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो अभी हमने बताया ऐहोल प्रशस्ति से मिलती है। हर्ष के समकालीन बल्लभी या गुजरात के शासक किस प्रकार की सेना का उल्लेख है? तो गज सेना का उल्लेख है।
पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन हैं? तो रविकीर्त हैं। हर्षवर्धन की प्रमुख उपाधियां देख लीजिए। शिलादित्य थी, महाराजाधिराज थी, परमेश्वर थी, शकलोत्तरनाथ थी, परम भट्टारक, चक्रवर्ती सार्वभौम थी, परम माहेश्वर थी, परम सौगात जो है इनकी अनेक उपाधियां इन्होंने धारण की थी। हर्ष उत्तर भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र कौन सा नगर था? तो कन्नौज था। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा पर आया था? तो हेनसांग चीनी यात्री जो है भारत की यात्रा पर आया था। चीनी यात्री हेनसांग कब भारत भ्रमण के लिए आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। हेनसांग किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो तीर्थों का राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था? तो हेनसांग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था। हर्षवर्धन के दरबारी राजकवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। किस वर्धन वंशी शासक को साहित्य कार्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को जाना जाता है। हर्षवर्धन की राजसभा या राज दरबार में प्रमुख विद्वान निवास करते थे? तो बाणभट्ट, मयूर, मतंग दिवाकर जो है इनकी राज दरबार में निवास करते थे। ये कोई प्रमुख विद्वान थे। किस शासक को शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है? तो हर्षवर्धन को जो है शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। किस विजय के उपरांत हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है? तो उड़ीसा एवं कलिंग विजय उपरांत के समय जो है इन्हें शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। किस अभिलेख में हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है? तो चालुक्य का जो ऐहोल अभिलेख है उसमें जो है हर्षवर्धन को शकलोत्तर पथनाथ कहा गया है। हर्षवर्धन ने कौन सी प्रमुख उपाधि धारण की थी? तो शिलादित्य जो है इनकी प्रमुख उपाधि थी। चीनी ऐतिहासिक स्रोतों में हर्षवर्धन को किस नाम से अंकित किया गया है? तो श्रीहर्ष के नाम से अंकित किया गया है। हर्ष के शासनकाल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इनका जो है शासनकाल जो है युद्धकाल, शांतिकाल, 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो युद्धकाल जो है इनको 606 से 612 ईस्वी तक था और जो शांतिकाल था इनका 612 से 642 ईस्वी तक था। कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध या संघर्ष में किन महाशक्तियों ने भाग लिया था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो है इन 3 महाशक्तियों ने भाग लिया था। हर्षवर्धन ने कब एक दूत मंडल चीन भेजा था? तो 641 ईस्वी में एक दूत मंडल जो है चीन भेजा था। हर्ष के उच्चाधिकारियों को वेतन के रूप में किस प्रथा को अपनाया गया था? तो भूमिदान प्रथा को अपनाया गया था। और हर्ष काल में सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र स्थल कौन सा था? मथुरा था। हर्ष एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य किस स्थल पर युद्ध लड़ा गया था? तो नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। हर्षवर्धन एवं चालुक्य शासक पुलकेशिन, अभी हमने बताया नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध लड़ा गया था। ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रविकीर्त ने की थी। और किसके नेतृत्व में कन्नौज के विशाल धर्मसभा या सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज में विशाल धर्मसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका एक नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और बोरिंग भी नहीं लगेगी। तो इसको 2 पार्ट में इसके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए आप इसको देखिए, इसका कल एक पार्ट और लेके आएंगे, तो इससे हमारे वर्धन वंश के सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो फिर और भी बताइएगा। अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी के क्वेश्चन भी लाने हों उसे भी बताइएगा, तो उसको भी हम लेकर आएंगे। और इसको हम कंप्लीट कर लें, प्राचीन इतिहास को, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक भारत के इतिहास को कंटिन्यू करके सारी बुक्स को हम कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारे क्वेश्चन जो है आए हुए सारे क्वेश्चन हमारे एक बार रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन की तरह, और इससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, कन्फ्यूजन ना रहे, जिससे हम एग्ज़ाम हॉल में करेक्ट आंसर करें। और नेगेटिव मार्किंग आजकल सब एग्ज़ामों में है, तो उससे हमें बेनिफिट हो, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन क्लियर है तो उसमें हमें कन्फ्यूजन नहीं रहता।
तो ठीक है, आज के लिए इतना ही है, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।